Now, today's topic is Freundlich adsorption isotherm. Freundlich is the name of scientist and adsorption means वही अभी आपने पढ़ा adsorption means होता है जब कोई adsorbate किसी adsorbent की सरफेस पर आकर के स्टिक हो जाता है by the using chemical bond. This is called adsorption, है ना. अब adsorbate क्या है? जब कोई सब्सटेंस कोई सरफेस है, उस सरफेस पर कोई चीज आकर के एड्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस फेनोमेना है. तो जब कोई चीज आकर के एड्जॉर्ब हो रही है तो जो सरफेस है उसे हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट. और जो सब्सटेंस आके एड्जॉर्ब होता है वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, तो वो होगा हमेशा एड्जॉर्बेट, है ना. तो यहां पर इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को पढ़ने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एड्जॉर्प्शन क्या है, जो भी हम लोग ने अभी पहले पढ़ा. आइसोथर्म मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर. तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का मीन्स है कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो लेकिन वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर में कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो. इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसी को हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. जो एड्जॉर्बेट है हमने कंसीडर किया कि उसका अमाउंट है x. x इज द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट. ठीक, जो सब्सटेंस आ रहा है उसका अमाउंट है x ग्राम मान लिया. m अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट, जो सरफेस है उसका मास मान लिया हमने m है. तो फ्रेंडलिच ने जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिया वो ये जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट का अमाउंट है इनका रेशियो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मींस जितना हम प्रेशर इंक्रीज करते चले जाते हैं उतना एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है. उसी के बीच में उन्होंने एक रिलेशन दिया x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n. तो x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n. x amount of adsorbate, m amount of adsorbent, k is the constant, p is the pressure, n is also a constant. इस टर्म को अभी हम समझते हैं कि ये क्या होता है एक्चुअली, कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है. जो एड्जॉर्प्शन है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन घटता है. अब आप सोच सकते हैं जैसे आपके सिलेबस में है गैस का सॉलिड सरफेस पर एड्जॉर्प्शन. तो अगर कोई गैस एड्जॉर्ब हो रही है, हमने सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तुरंत टेम्परेचर बढ़ाए तो गैस को तो एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिलेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो वो सरफेस पर आने की बजाय सरफेस को लीव कर देगी, छोड़ देगी, लेफ्ट कर देगी, तो यानी वापस चली जाएगी, डिसॉर्ब हो जाएगी. तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, जो रेट है, वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको आइसोथर्म किया है, टेम्परेचर कांस्टेंट किया है. एक ग्राफ से उन्होंने इसे समझाया. ग्राफ से अगर हम समझे इसको तो y इज इक्वल टू mx से होता है ना. अब y इज इक्वल टू mx से अगर हम समझें तो हमने x/m तो ले लिया यहाँ y एक्सिस पर, और प्रेशर x के बीच में प्रेशर को ले लिया यहाँ. ठीक, m क्या होगा वहां पर, m तो स्लोप है, तो अब स्लोप k है, तो k है, और c यहां पर दिया नहीं, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, c की वैल्यू 0 है. 0 है, इसका मतलब है कि जो ग्राफ है वो 0 इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर के जा रहा हो. जब c की वैल्यू कुछ होती है तो फिर वो y एक्सिस पर जहां पर भी वो वैल्यू आ रही होगी वहां से ग्राफ बनता है. लेकिन यहाँ पर तो y इज इक्वल टू mx दिया है प्लस c, तो है ही नहीं कांस्टेंट यहाँ पे कुछ, तो c की वैल्यू 0 है. इसका मतलब ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू होता है. तो इन्होंने जो ग्राफ उसका बनाया, एक्सपेरिमेंटली देखा, वो ऐसे आ रहा था. ठीक, ये किसी टेम्परेचर पर हमने मान लिया 195 केल्विन पर है. ठीक, फिर टेम्परेचर बढ़ाया उसको उन्होंने, अब उस टेम्परेचर कर दिया 244. 244 पर देखा तो ये ग्राफ की कर्व कुछ ऐसे जा रहा था. मतलब अब कर्व नीचे से जा रहा है, यानी x/m की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई. पहले कम टेम्परेचर पर ज्यादा थी, टेम्परेचर बढ़ा तो डिक्रीज हो गई.
और टेम्परेचर बढ़ाया 273 कर दिया तो और डिक्रीज हो गई। इसका मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो x बाई एम की वैल्यू डिक्रीज होती चली गई, तो x बाई एम वैल्यू कम हो गई, यानी एब्जॉर्प्शन कम हो गया उसका। ठीक, अब हम क्या करें कि एक और ग्राफ उन्होंने बनाया x बाई एम और p के बीच में, और उसको इस तरह से समझाया, कहते थे कि x बाई एम है ये ग्राफ को, बस आप कायदे से समझें कि ग्राफ क्या कहना चाहता है। हम किसी भी एक टेम्परेचर पर ले लेते हैं, ये अब इस सबसे ऊंचा ग्राफ इसी पे जा रहा है, तो हमने मान लिया पहला वाला ले लिया कर्व यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इनिशियल पॉइंट से शुरू हो रहा है और ये कर्व आगे की तरफ जा करके सीधा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक, इसका मतलब कि पहले तो ये जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा था वैसे वैसे x बाई एम की वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ के बाद तो सीधी हो गई, मतलब x बाई एम की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो जहां से कांस्टेंट हुई हमने वहां से यहाँ एक पॉइंट खींचा, इसको हमने लिख दिया PS। PS का मीन्स है सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन का मतलब अब और ज्यादा एड्सॉर्प्शन सरफेस पर नहीं हो पाएगा, जितना होना था मॉलिक्यूल उतना एड्सॉर्ब हो चुका है, तो वो PS है। ठीक, तो x बाई एम की वैल्यू यहां पर आने के बाद फिर कांस्टेंट हो गई, फिर उसने बढ़ना बंद हो गई। तो यहां से शुरू हुआ था यहां तक तो प्रेशर पर डिपेंडेंट थी, पर यहां पहुंचकर प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गई। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर x बाई एम की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर 0 पर। अब p की पावर 0 पर कैसे, देखिए यहां पर तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, प्रेशर तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन x बाई एम की वैल्यू तो चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो प्रेशर की वैल्यू 0 हो गई, प्रेशर की वैल्यू 0, पावर 0 हो गई, प्रेशर की वैल्यू नहीं, प्रेशर की पावर 0 हो गई, तो वैल्यू 1 हो गई। वैल्यू 1 हो गई तो x बाई एम केवल कांस्टेंट के बराबर है, यानी प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया, अब प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो x बाई एम की वैल्यू कांस्टेंट के इक्विवेलेंट आएगी, और फिर हम प्रेशर बढ़ाते चले जाएं लेकिन एड्सॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीछे वाले पॉइंट पर आए, यहाँ कहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे x बाई एम बढ़ रहा है। तो यहाँ किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमने मान लिया कि ये x बाई एम की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर 1 के। देखो p की पावर 1 है, यहाँ पर p की पावर 0 है, तो इसका मतलब p की पावर 1 x बाई एम जो है वो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है लगातार, कि प्रेशर हम जैसे जैसे पावर बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर की वैल्यू की पावर 0 हो गई वैसे ही ये जो x बाई एम है ये प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 1 के बीच में ये वैल्यू कहीं पर होती है। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर कहीं पर इनके बीच में, यहाँ से यहाँ तक के जो पॉइंट है जहां पर 1 था और जहां पर 0 था उनके बीच में x बाई एम जो है वो प्रेशर के 1 बाई एन के बराबर है। अब n की वैल्यू 1 रख दोगे, n की वैल्यू 1 रख देंगे तो p की वैल्यू 1 आ जाएगी, पावर 1 आ जाएगी, है ना। अगर n की वैल्यू यहां पर इनफाइनाइट कर दे तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। n की वैल्यू कितना कर दो, इनफाइनाइट, यानी 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 0 ही तो होता है। तो इसका मतलब अगर प्रेशर इनफाइनाइट हो गया, प्रेशर बहुत आगे तक पहुंच गया कहीं, तो इसका मतलब वहां पर p की पावर 0 हो जाएगी। तो प्रेशर को हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, यही हम कह सकते हैं ना कि प्रेशर n की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी तभी तो 0 आ रहा है, यानी प्रेशर बहुत दूर तक पहुंच गया, प्रेशर ने बहुत आगे तक बढ़ा दिया, तब वो प्रेशर इंडिपेंडेंट होगा, p की पावर 0 होगी। यहां पर कहीं प्रेशर की पावर 1 है, यानी 1 से 0 के बीच में, तो हमने उसको मान लिया ये है। तो यही लिया था फ्रेंडलिच ने कि x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p की पावर 1 बाई n के। इसी n को एक बार उसने 1 रखा तो p की पावर 1 आ गई, इसी n को एक बार उसने इनफाइनाइट रखा तो वैल्यू 0 आ गई। ठीक, तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक वैल्यू उसने यूज करी, इसीलिए यहां लिखा
जाता है इस जगह पर एक वैल्यू, एक चीज और लिखते हैं हम लोग कि ये जो n है, n हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक है, n की वैल्यू। तो n हमेशा बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब प्रेशर की पावर 0 हो जाएगी और वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यही चीज समझाया था फ्रेंडलिच ने। तो अब प्रेशर, जहां तक प्रेशर डिपेंडेंट है तब तक तो ठीक है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है। अब प्रेशर जहां इंडिपेंडेंट हो गया वहीं पर एड्जॉर्प्शन रुक गया। तो इसका मतलब हाई प्रेशर पर ये जो आइसोथर्म है वो फेल हो जाता है। फिर जब ये फेल हो जाता है तो इसको फिर और मॉडिफाइड करने के लिए किसी दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ दिया होगा, तो वो लैंगमूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फ्रेंडलिच आपको पढ़ना है। तो फ्रेंडलिच में बस बहुत सिंपल सी चीज पढ़नी है कि फ्रेंडलिच ने जो आइसोथर्म दिया वो x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n, फिर k कांस्टेंट कर दिया, एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है ना कि ये 1 बाई n क्यों किया गया, n की वैल्यू कैसे ली गई, तो इनफाइनाइट लेने पर 0 आई थी, ठीक। अब क्या किया, दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग। जब हमने लॉग लिया दोनों तरफ तो ये हो गया लॉग x बाई एम, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 बाई n लॉग p, ये हो गया। अब इनके बीच में जो दिया है ग्राफ, ये अब आपको पढ़ना है, क्योंकि जब भी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आएगा तो हमें लॉग की वैल्यू लिख करके वो ग्राफ बनाना है। फिर से इजी, फिर से अब इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। अब c की वैल्यू लॉग की है, 0 नहीं, तो मतलब इनिशियल पॉइंट से शुरू नहीं हो रही होगी। अब इसका पॉइंट अलग होगा, तो उसका पॉइंट जब अलग होगा तो उसके लिए हम यहां बना देते हैं, है ना, कुछ ऊपर होगा, 0 से नहीं होगा, 0 से ऊपर से हमने मान लिया यहाँ पर है, तो ये इंटरसेप्ट पॉइंट है। तो ये है लॉग x बाई एम, ये है लॉग p, ठीक। ये जो वैल्यू है वो है लॉग के, और ये जो स्लोप है, m स्लोप को दिखाता है, तो m की वैल्यू है 1 बाई n इज इक्वल टू स्लोप है, ठीक। तो ये ग्राफ, तो 1 2 3 ग्राफ है इस फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पे। तो याद रखें आप कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है x बाई एम की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। प्रेशर 1 से 0 के बीच में वेरी कर रहा है, प्रेशर की पावर 1 से 0 के बीच में, तो n की वैल्यू हम कब इनफाइनाइट ले रहे हैं, कब 1 ले रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है इस पर अभी आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये याद रखें। फिर हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ, लॉग लेने से फिर कंपेयर किया तो क्या ग्राफ बनेगा। तो ये तीनों चीजें आप याद रखो, बहुत छोटा सा है, अगर पेपर में आता है तो 2 मार्क्स का आता है।